जनतेच्या न्याय, स्वातंत्र्य, समानतेचे व्यासपीठ समानता न्यूज रक्षा के लिए अपने गर्दनों को, अपने लहू की हर बूंद को बहाते चले आ रहे हैं। हमें उनके लिए कुछ करना है। जब आप चैन की नींद सोते हैं, जब वो -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के आपकी हिफाजत के लिए जगते हैं, जब कभी निराशा हो, हताशा हो, तो जब उन भाइयों को, उन बेटों को, इस धरती के उन पुत्रों को याद कर लेना कि आज हम बैठ करके जो चैन की नींद सो रहे हैं, वो -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के जग रहे हैं। भारत माता की जय। ऐसा ही मौका मुझे भी मिला, जैसा इंट्रोडक्शन में सर ने बताया, क्योंकि ये भाव और भावनाओं का जीवन है। भाव और भावनाओं से ही कर्म पथ निर्धारित होता है और उस कर्म पथ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मैं आज उन्हीं भाव और भावनाओं को आपके सामने व्यक्त भी करूंगा और ये बताऊंगा भी किस तरह से मुसीबतों के अंदर एक सैनिक अपने देश और देशवासियों के लिए अपनी हर सांस को, लहू की हर बूंद को कुर्बान करता हुआ चला जाता है। छोटा बच्चा था, पिता एक फौजी थे, तो मैं किसान और जवान का बेटा हूं। पिता ने 65 और 71 का युद्ध लड़ा, तो अपने साथियों को युद्धों की दास्तानों को सुनाया करते थे, बताया करते थे कि किस तरह से एक युद्ध के दौरान एक सैनिक कितनी बड़ी मुसीबतें झेलता है। वो बताते थे कि 71 के अंदर हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई थी। पाकिस्तानियों ने नलकूपों के अंदर जहर डाल दिया ताकि हिंदुस्तान की फौज नलकूप से जब पानी पिएंगे तो वो मर जाएंगे। वो बताया करते थे कि युद्ध के दौरान न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, न सोना मिलता है, चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। बच्चे थे, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा तो होती है, तो मैं भी ये सोचा करता था, बिना खाए बिना पानी पिए कैसे ये लड़ सकते हैं। फिर इन्हीं भावों से मन के अंदर एक भावना जागृत हुई कि मुझे भी पिता की तरह इन पलों को जीना है, इन परिस्थितियों को देखना है, और मैं अपने आप को फौजी के रूप में जीना शुरू कर दिया। 8th क्लास से लेकर के जीना शुरू किया और उसी को इतना जिया कि 12th क्लास में आते आते 16 साल 5 महीने की उम्र थी और मैं सेना के अंदर भर्ती हो गया। आज ये आपके सम्मुख जो बैठे हुए हैं, जो आप ही के साथी हैं, जो पगड़ी बांध करके बैठे हैं, इनको जो लक्ष्य मिला था, इन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इन्होंने उस लक्ष्य को किया नहीं, उसको जिया। तो करने और जीने की बातें मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि अगर जब जीते हैं तो जिस तरह से मैंने बताया कि जीने में परमात्मा की शक्ति भी निहित होती है और किस तरह से परमात्मा आपको उस तरफ लेकर के जाता है। तो मैं तो 8th क्लास का बच्चा था, तब से मैं जी रहा था और युद्ध लड़ने के सपनों को जीता था। 71 के बाद कोई हिंदुस्तान ने लड़ाई नहीं लड़ी थी और ना अभी कोई होने वाली थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन मैं तो अपने जीता हुआ चला जा रहा था। भर्ती हुआ, ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर में मिली। कश्मीर में 1990 से जो उग्रवाद की आग बहुत तेजी से बढ़ी, उसको हमारी फौज ने धीरे धीरे करके ठंडा कर दिया।
तो उस युद्ध के दौरान वहां पर उनका एक हिस्सा बना, अपने साथियों के साथ उग्रवादियों की लड़ाई में 1.5 साल तक कार्यरत रहा, देखता रहा, सीखता रहा। शायद परमात्मा अभी तैयार कर रहा था। वर्ष 1998 आ गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने समझा और देखा कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं। नफरत की छोटी सी चिंगारी से पूरी मानवता का विनाश हो सकता है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और ये सच है, जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास होता है। पॉलिटिकल स्तर के ऊपर दोनों ही मुल्क मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ने लगे। इसी के तहत समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई, लाहौर बस यात्राएं शुरू की गई। लेकिन पाकिस्तान का जर्नल वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और मानवता का कल्याण हो। इसलिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसे क्षेत्रों को चुना जहां पर 1948 के बाद कोई दखलंदाजी नहीं थी, जहां पर एक पीस, शांति का बिल्कुल एक समझौता था। कारगिल, बटालिक, द्रास, तोरतुक, ऐसे क्षेत्र जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो एक उसी समझौते के तहत दोनों फौजों को सर्दियों के समय विड्रॉल होने के आदेश थे। हमारी फौज एक अनुशासन प्रिय फौज नहीं है, तो हमारी फौज नीचे अपने बेस कैंप में आ गई, लेकिन वापस नहीं गए। मुशर्रफ ने नई बटालियंस को खड़ा किया और इन्हीं सेक्टर के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर दिया। बहुत भारी तादाद में उन्होंने मैन पावर, अम्युनिशंस, राशन और तमाम स्टोर का स्टॉकिंग कर लिया। और अगर आप श्रीनगर टू ले बाई रोड कभी गए हो तो एक कैप्टन मोड़ पड़ता है और उसके आगे जोजिला पास, वो रोड नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जोजिला पास से उस रोड को कट ऑफ करके पूरे ले वाले क्षेत्र को कब्जा करना चाहता था। उसको टीस थी 1971 की कि हिंदुस्तान की फौज ने 1971 में हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए, तो आज मैं एज ए चीफ हूं तो मैं हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा तो ले ही सकता हूं। इसलिए बहुत मजबूती के साथ वो वहां पर डिफेंस लेकर के बैठ गए, लेकिन भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर ही पैदा होते हैं। अभी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो जिस तरह से मैं आपको फर्स्ट में बताया था रणभूमि, जो कि SBI का एक प्रोग्राम रणभूमि है, और रणभूमि में विजय तभी प्राप्त हो सकती है, पेड़ पौधे नहीं है तो ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों पर हिंदुस्तान की फौज ने 22 साल पहले बिना तैयारी के वहां पर युद्ध लड़ा। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो मैं बचपन से 8th क्लास से सपने जीता चला आ रहा था, आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। मुझे भी मौका मिला, मेरी बटालियन 18 कैनेडियन उस समय कश्मीर के अंदर ही डिप्लॉयड थी। हमें द्रास सेक्टर भेजा गया और द्रास सेक्टर में सबसे पहले, जिसका मैंने जिक्र किया था आपको, नेशनल हाईवे 1 अल्फा, ये वो
कैप्टन मोड़ है जिसका मैंने ये सोनामार्ग से ऊपर की तरफ जब चढ़ते हैं तो ये रास्ता आता है और ये रास्ता भी हमें बड़ी सीख देता है।